हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी 12th की एनसीईआरटी बुक यानी कि 12th सीबीएसई बोर्ड सिलेबस के चैप्टर नंबर 4 जो क्या है डिटरमिनेंट। ठीक है, इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जब तक मैट्रिसेस क्लियर नहीं होगा डिटरमिनेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो पहले वो सारे वीडियोस देखें, उसके बाद ये डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ें। ठीक है, देखो अब डिटरमिनेंट की बात करते हैं। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन की बात करें उससे पहले मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें याद दिलाने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है। मतलब 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं याद दिलाता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, देखिए उसमें आपने क्या पढ़ा था। ये एक इक्वेशन है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस सी इज इक्वल 0। ये एक इक्वेशन ली है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई इसमें वेरिएबल्स है। a1 b1 c1 यहाँ पे a1 b1 c1 यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सपोज ये दो लीनियर इक्वेशंस है। आपको याद आएगा आप लोग ऐसा कुछ करते थे इसमें, जैसे इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे आप कुछ डिटरमाइन करते थे। जैसे a1/a2 फाइंड किया, b1/b2 फाइंड किया। ठीक है, या तो दोनों इक्वल होते थे या फिर दोनों इक्वल नहीं होते थे। इक्वल होते थे या इक्वल नहीं होते थे, उन दोनों सिचुएशन से आप कुछ डिटरमाइन करते थे। क्या डिटरमाइन करते थे, याद होगा आपको कि जब भी a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होते थे तो आप ये कहते थे कि ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशन से रिलेटेड जो लाइंस है, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन है तो लाइन तो ड्रॉ होगी ना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। तो जो दोनों लाइंस है वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये आप लोग 10th में पढ़ते थे। और ये भी पढ़ते थे कि जब भी a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल है तो ये दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी, इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता था कि आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ये आप लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो a1/a2 एंड b1/b2 ये इक्वल नहीं होते थे तो आप कुछ ना कुछ डिटरमाइन करते थे। क्या डिटरमाइन करते थे कि दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और जब इक्वल होते थे तब भी कुछ डिटरमाइन करते थे। जब a1/a2 b1/b2 इक्वल होते थे तब क्या हो सकता था, या तो दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, कोइंसाइड लाइन हो सकती है। उसके लिए फिर आप लोग आगे और टेस्ट करते थे, c1/c2 फाइंड करते थे, है ना। c1/c2 अगर इसके इक्वल होता था तब आप लोग कहते थे कोइंसाइड लाइंस होंगी, और c1/c2 अगर इनके इक्वल नहीं होता था तो आप लोग बोलते थे पैरेलल लाइंस होंगी। क्लियर है ये? तो ये बातें आपको याद आई होगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो या a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो, इससे आप कुछ ना कुछ डिटरमाइन करते थे। मैं डिटरमाइन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये डिटरमाइन वर्ड इस डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और मैं इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यही आपने पढ़ रखी है। होती तो 3 वेरिएबल्स में भी है, बट वो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, इसलिए उसको लेकर मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देखिए इसको और आगे थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करता हूं। ये जो a1/a2 इक्वल्स टू या डज नॉट इक्वल्स टू कुछ भी हो, b1/b2 है, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a1/b2, और इसको a2/b1 लिख सकता हूं। ठीक है, a1/b2 इसको इधर ट्रांसफर करता हूं, माइनस a2/b1 इज इक्वल्स टू क्या आता है, 0। हाँ, अगर ये इक्वल है तो इक्वल 0, अगर मैं डज नॉट इक्वल्स लेता हूं तो यहाँ पे नॉट इक्वल 0। मतलब ये हुआ कि जो a1/a1b2 माइनस a2b1 है, इसकी वैल्यू अगर 0 होती है या 0 नहीं होती है, इन दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या कुछ ना कुछ इससे जानकारी मिलती है। मतलब हम लोग कुछ ना कुछ डिटरमाइन करते हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब इसका क्या लेना देना है डिटरमिनेंट से, अभी डिस्कस करते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, हम लोग डिटरमिनेंट की डेफिनेशन पे जाएंगे। उससे पहले जो अभी आप पढ़ने वाले हैं उसको मैं आपके पुराने नॉलेज है उससे लिंक तो कर दूं। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाला हूं। अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है अभी डिस्कस करते हैं। देखिए आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे वैसे ये मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स a1 b1 a2
B2, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल्स x y, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा हूँ? कॉन्स्टेंट्स। ध्यान दीजिए, मैं अगर C1 C2 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा -C1, इसको उधर भेज देता हूँ तो मुझे मिलेगा -C2। तो मैं यहाँ -C1 और यहाँ -C2 लिख देता हूँ। जानते हैं ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है ये एक्चुअली यही है, ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये इसी को रिप्रेजेंट करती है। आखिर कैसे? आप लोगों को मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें, क्या करके देखें? मल्टीप्लाई करके देखें इनको, देखो क्या होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलेगा? a1x प्लस b1y। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब तो फर्स्ट रो और किसी कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, अब सेकंड रो लेनी पड़ेगी, तो यहां भी सेकंड रो आएगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? a2x प्लस b2y, और इधर हमारे पास -C1 एंड -C2 है। आप जानते हैं कोई भी दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करें तो क्या होगा? ये जो a1x प्लस b1y है ये -C1 के क्या होनी चाहिए? इक्वल, मतलब यही तो है ये, है ना। और a2x प्लस b2y किसके इक्वल होना चाहिए? -C2 के, यही तो है वो। तो समझ आई मेरी बात? मतलब ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये एक्चुअली इन लीनियर इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, या यूं कह सकता हूं ये जो लीनियर इक्वेशंस है इन्हीं की ये कैसी फॉर्म है? मैट्रिक्स फॉर्म है। क्लियर हुआ ये? अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें मैं a1 b1 a2 b2 लिख रहा हूं, ये है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और इस स्क्वायर मैट्रिक्स से यानी a1 a2 b1 b2 से ही तो मुझे ये चीज मिली ना, ठीक है। तो ये जो a1 b2 माइनस a2 b1 मुझे मिल रहा है वो मुझे एक्चुअली इस स्क्वायर मैट्रिक्स से ही तो मिल रहा है, क्योंकि इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ही a1 a2 b1 b2 है। तो जानते हैं ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही a1 b2 माइनस a2 b1 है। ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है? डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली डिटरमिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू, एक स्केलर हुआ करता है। डिटरमिनेंट एक स्केलर वैल्यू होती है, बट वो किससे एसोसिएटेड होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होती है। क्लियर हुआ ये? ठीक है। और डिटरमिनेंट वर्ड हम लोग क्यों यूज करें डिटरमिनेंट? क्योंकि ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, इसलिए। ठीक है। वैसे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, हम लोग 1x1 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर की भी बात करेंगे, उससे आगे भी बात कर सकते हैं। जब आप लोग आगे की क्लासेस में जाएंगे तो उसकी बात करेंगे। ठीक है। अभी 12th लेवल तक आप 3x3 ऑर्डर से ज़्यादा की कुछ आपको डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स नहीं मिलने वाली है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो आपने पहले पढ़ रखी है बचपन में, है ना, ऐसा ही कहेंगे 10th क्लास में, तो उसी से हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया। ठीक है। तो हम लोग यहाँ डिटरमिनेंट क्यों बोल रहे हैं ये भी आपने देखा, ठीक है, कि हम लोग इससे डिटरमाइन करते हैं इनके नेचर को, मतलब इनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ये क्या है? डिटरमिनेंट है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, सपोज इस स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं शॉर्टकट में, DETA मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम लोग ए के साथ ऐसी दो वर्टिकल लाइंस है ये लगा सकते हैं। ये मॉड्यूलस नहीं है, इसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए ही पढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के साथ अगर इस तरह से ये सिंबल लग जाए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है। तो ये जो आपको a1 b1 a2 b2 दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ, अगर a में लेता हूं तो ये ऐसा होगा a1 b1 a2 b2, और इसी की जो वैल्यू है वो क्या है? ये रही a1 b2 माइनस a2 b1। ये कैसे आई वैल्यू हमने देखा। ठीक है। और भी हम लोग इसके ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a1 b2 देन माइनस a2 b1, तो यही वैल्यू मिलती है। 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का ये तरीका है। इस तरीके को और अभी हम लोग आगे लेने वाले हैं। अभी हम लोग डेफिनेशन पे जाने वाले हैं। ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने यहाँ पे तरीके बताए। ठीक है। क्लियर है ये? तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स तो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, एरे ऑफ नंबर्स है। ठीक है। बट डिटरमिनेंट क्या है? एक स्केलर है। स्केलर मीन्स एक कांस्टेंट नंबर है जो किससे एसोसिएटेड है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो फिर इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या? डिटरमिनेंट इज अ, यही लिख देता हूं, डिटरमिनेंट
इज अ स्केलर, या कांस्टेंट लिख सकता हूं, कांस्टेंट या फिर स्केलर, दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू which associated with a square matrix। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होती है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, मैंने अभी आपको इतना तो बता दिया कि कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। अभी फिर से और डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डिटरमिनेंट क्या, एक कांस्टेंट स्केलर वैल्यू है। ठीक है, डिटरमिनेंट इज ए कांस्टेंट, या कह सकते हैं स्केलर वैल्यू विच एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से वो एसोसिएटेड होगी, मतलब उसी से ये रिलेटेड होगी, उसी से हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि 1x1 ऑर्डर का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2x2 का क्या होगा, हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। 3x3 ऑर्डर की अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए अगर 1x1 ऑर्डर की अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एक 1x1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, अगर ये कोई मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर की, तो उसके डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमें ब्रैकेट नहीं यूज करना है, हमें इस तरीके से दो वर्टिकल लाइंस को यूज करना है। ठीक है, तो 1x1 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो यही वैल्यू यानी A11 ही किसका काम करेगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का काम करेगी। मतलब अगर 1x1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करें तो जो भी उसका एलिमेंट है वही एलिमेंट, वो कांस्टेंट वैल्यू ही डिटरमिनेंट का काम करेगी। मैं एग्जांपल देता हूं इसका, देखिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसका। ठीक है, देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज ये 5 है, इसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। एक ले लेते हैं सपोज -1/2, दोनों ही मैट्रिसेस 1x1 ऑर्डर की है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं मैट्रिक्स A, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं मैट्रिक्स B। ठीक है, और इन दोनों का डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स A है, इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करें तो ये जो वैल्यू है यानी 5, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A। मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये याद रखें। ठीक है, इधर B की बात करें, डिटरमिनेंट ऑफ B इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर मैंने अभी भी डिस्कस किया DET, शॉर्टकट में DET लिख के ब्रैकेट में A या B जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अब डिटरमिनेंट ऑफ -12 कितना हो जाएगा, -12 ही होगा। मैंने फिर आपको यही बताऊंगा, इसको आप मॉड्यूलस मत समझो कि आप लोग नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, ऐसा नहीं है। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, तो कोई भी 1x1 ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे ये आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब हम लोग 2x2 की बात करें, जो थोड़ी देर पहले हमने की भी थी। ठीक है, देखिए सपोज ये A11, ये A12, A21, A22 है। ठीक है, अगर इसके डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप जानते हैं कुछ उसी तरह की चीज है। सबसे फर्स्ट यानी पहला जो A11 एलिमेंट है उसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, A11 A22 हो जाएगा। फिर माइनस क्यों आता है, अभी आपने देखा ही है, इससे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ट्रांसफर करने पाया, वही माइनस है। और भी रीजन है इस माइनस के जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A21 इंटू A12, A12। ठीक है, इनको इससे किया, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट मिल जाएगा। मतलब 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट आपने फाइंड किया। तो हम लोग अब इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे। सपोज 2 -1 3 5, ये 2x2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते थे एग्जाम में, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको पता है या कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, वो लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं पता होते हुए भी। जहाँ डिटरमिनेंट है वहाँ मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं, कभी कभी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, कहीं पे ब्रैकेट की जगह मतलब मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट यूज कर लेते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ नहीं पाते और एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कब मैट्रिक्स की बात हो रही है और कब डिटरमिनेंट की बात हो रही है।
देखिए अब इसको वैसे ही 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करेंगे। देखिए आपके सामने है 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू, इसकी जो स्केलर वैल्यू है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अभी तक 1/1 2/2 तो बहुत ही आसान थे, ये भी टफ तो नहीं है बट उससे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट ज़्यादा है। देखिए हम लोग जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं फर्स्ट रो को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करके बताता हूँ। देखिए अगर मैं फर्स्ट रो को यूज़ करता हूँ तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूँगा। देखिए फर्स्ट रो को पहले लिख दीजिए, ट्रिक से मैं समझा रहा हूँ, एक ट्रिक ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। A11 A12 A13 ये हमने किसको लिख दिया, ये फर्स्ट रो को लिख दिया। किसी भी रो को ले सकते हैं, किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्रिक सेम ही है, कोई भी रो या कॉलम लो। ध्यान दीजिए, तो A11 A12 A13 ले लिया। ठीक है, फर्स्ट रो लिया है। ठीक है, इनके सामने साइन लगाना है हमें। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव होगा, सेकेंड नेगेटिव और वापस पॉजिटिव। इसका भी रीज़न है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये हम लोग सीख रहे हैं, तो याद रखिए। ठीक है, आगे जाके हम लोग जब माइनर्स को फैक्टर्स ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे तब ये जो हमने साइन यूज़ किया है यहाँ प्लस माइनस प्लस, इन सब का रीज़न क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अच्छा ये याद कैसे रखेंगे, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग फर्स्ट रो ले रहे हैं, देखिए मैं एक ट्रिक यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको ये याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब क्या, देखो डायगोनल में प्लस ही है, यहाँ भी डायगोनल प्लस है और बाकी जगह माइनस। तो मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर आप लोग फर्स्ट रो ले रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस साइन लेना है। देखो प्लस माइनस प्लस, अगर सेकंड रो लेता हूं तो माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस लेना पड़ेगा। थर्ड रो लेके अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूं तो प्लस माइनस प्लस लेना पड़ेगा। कॉलम लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये भी एक ट्रिक है इनके साइन को याद रखने की। ठीक है, तो देखिए वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। फर्स्ट रो को मैंने यहाँ लिख दिया है, उसके एलिमेंट्स को। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखना है। कौन सा डिटरमिनेंट लिखेंगे, देखिए यहाँ A11 लिखा है। आप जानते हैं ये जो 1 1 है, फर्स्ट वाला 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और बाद वाला कॉलम को। तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को यहाँ से अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, फर्स्ट रो को डिलीट करता हूँ एंड फर्स्ट कॉलम को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे क्या चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है वही मुझे वहाँ लिखना है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या है, A22 A23 A32 A33। ठीक है, A11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद मुझे यही तो चीज़ मिलने वाली है जिसको मैंने 2/2 ऑर्डर की एक क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट यहाँ लिख दिया। ऐसा ही मुझे यहाँ भी करना, 1 2 है, इसका मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मुझे लेना चाहिए। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को अगर मैं डिलीट करता हूँ, देखिए इस फर्स्ट रो को डिलीट कर देता हूँ और इस सेकंड कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो मुझे कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, A21 A23 A31 A33। ठीक है, A21 A23 A31 A33 ये एलिमेंट्स हमें मिलने वाले हैं। इसी तरह से A13 लिखते हैं तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करो, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा A21 A22 A31 A32। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे। इस 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हमने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। अब वैल्यू फाइंड करना है तो क्या, A11 तो कांस्टेंट है ही, ये डिटरमिनेंट भी तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमने डिस्कस किया ना कैसे करेंगे, बस इसको वैसे ही करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस इसको इससे। 2/2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसी की तरह इसको करना है। तो क्या हो जाएगा, A22 को A33 से करेंगे तो A22 A33 माइनस इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, A32 A23। ठीक है, डिटरमिनेंट हो गया ये। फिर यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा A12, फिर इसका डिटरमिनेंट A21 को A33 से मल्टीप्लाई करेंगे, A21 A33 हो जाएगा, फिर माइनस
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A31 A23, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से प्लस A13 क्या करेंगे, A21 को A32 से मल्टीप्लाई करेंगे, A21 A32, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A31 A22 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 3/3 ऑर्डर जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट मिल जाएगा। आगे क्या करना है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना आपके पास, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू तो आपको यहाँ पे मिलेगी, तो माइनस करके फिर जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई करके मतलब आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। फिर मैं आगे और डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट रो को लेके तो मैंने बता दिया, और कोई रो लेनी हो या कॉलम लेना हो तो क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले एक इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ 1 2 -1, ठीक है, 0 1 5 2 -1 3, ठीक है। ये है एक डिटरमिनेंट, वो भी 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्सपेंड करके, वही मेथड यूज़ करूँगा जो ऊपर आपको समझाया है। ऊपर देखने में आपको जितना ये क्रिटिकल लग रहा है, जब क्वेश्चन करते हैं तो इतना नहीं लगता है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ भी इस तरह की है ना, जैसे A11 A22, इसलिए लगता है। यहाँ कॉन्स्टेंट है तो बहुत ईजी लगेगा। मैं वैसे किसी भी रो या कॉलम को लेकर कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फर्स्ट रो से ही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिखना, यही मैंने सिखाया है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को जो मैंने ऊपर सिखाया है वो पूरा मेथड याद रखना है, 1 2 एंड -1, नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए अलग से, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिख दिया, फिर मैंने क्या बताया, इनके आगे साइन लगाना है। कैसा, फर्स्ट रो लिया तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वो तो लगा हुआ ही आगे, फिर माइनस और इधर प्लस। फिर क्या, ये कौन सा एलिमेंट है, A1 में एलिमेंट है, मतलब ये 1 लिया मैंने, तो इस 1 से रिलेटेड रो को डिलीट करो, इस 1 से रिलेटेड कॉलम को डिलीट करो, इससे रिलेटेड रो को डिलीट किया और इससे रिलेटेड कॉलम को डिलीट किया, तो आपको क्या मिल रहा है उसको लिख देता हूँ। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या मिलेंगे हमें, 1 5 -1 3। इसी तरह से इस 2 की भी बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, जब आप लोग सीख जाएंगे तो इतना भी नहीं करेंगे, आप बहुत ही फास्ट कर लेंगे, बहुत से स्टेप्स आप नहीं भी लिखेंगे, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। अब 2 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करते हैं। 2 से रिलेटेड रो को एंड कॉलम को अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 5 2 एंड 3। यहाँ पर भी -1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 1 2 एंड -1, ठीक है। आई बात समझ में। फिर वैसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने ऊपर सिखाया, 1 है, 1 को चाहो तो लिख दो, नहीं तो ज़रूरी नहीं कि 1 से मल्टीप्लाई होके वही चीज़ हमें वापस मिलती है। तो देखो 1 3 3, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, 1 3 3 -1 इंटू 5 क्या होता है, -5 होता है। -1 इंटू 5 क्या होता है, -5, और ये पहले से एक माइनस है तो +5 लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, फिर माइनस होता है ना डिटरमिनेंट में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो फिर -5 आता है तो +5 हो गया, फिर -2, 0 इंटू 3 होता है 0, फिर -2 इंटू 5 10 हो गया, ठीक है। ये है -1 है, फिर 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, फिर -2 1 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 + 5 होता है 8, और 8 1 8, ये 0 है, 0 -10 ही होता है, -10 इंटू -2 हो जाएगा +20, ठीक है। और ये -1 इंटू -2 हो जाएगा +2। तो देखिए आपको क्या वैल्यू मिलती है, 8 + 20 + 2, ये हो जाएगा 30, ठीक है। क्लियर हुआ, ये कोई कंफ्यूजन इसमें। तो इस तरह से हम लोग देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। मुझे देखो ये भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ये स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जब सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ डायरेक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये जो 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करना बताया, वो भी किसको, फर्स्ट रो को लेके। आप चाहे किसी भी रो को लेके करो, रिजल्ट हमेशा सेम मिलता है। इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इसको रब कर रहा हूँ। देखिए अभी मैंने फर्स्ट रो को लेके बताया, अब किसी और रो को लेके, जैसे सेकंड रो को लेके करते हैं, ठीक है। सेकंड रो, थर्ड रो, किसी को भी लेके आपको करना है, वैसे ही रिजल्ट आपको मिलना वाला है। देखिए सेकंड रो को लेके भी बता देता हूँ। सेकंड रो अगर मैं लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, देखिए A21, ठीक है, फिर क्या है A22 और A23, ठीक है। सेकंड रो ले ली मैंने।
फिर वही काम, साइन हमें यूज करना है कौन सा, माइनस प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि सेकंड रो यूज किया है। थर्ड रो लेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस, माइनस इधर प्लस और इधर हमें लेना है माइनस। ठीक है, फिर वही काम, 2 1 है तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। 2 1 है इसका मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं। सेकंड रो इसको डिलीट करेंगे और इस फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, उसका आप डिटरमिनेंट लिखेंगे क्या, A12 A13, फिर A32 A33। ठीक है, समझ गए ये। इसी तरह A22 की बात करते हैं तो वापस सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो यानी ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, इसको डिलीट करते हैं, आपको क्या मिलेगा, A11 A13 A31 A33। A23 की बात करते हैं, मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की बात करते हैं, तो क्या मिलेगा, A11 A12 A31 A32। ठीक है, आगे क्या करना आप लोग जानते ही हैं। फिर आपको वही काम करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और कांस्टेंट है मल्टीप्लाई करना, जैसा भी हमने किया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। क्लियर हुआ ये। सेकंड रो लेके थर्ड रो भी लेना हो तो आप लोग कर सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैल्यू आपको सेम मिलेगी। इस एग्जाम्पल में देखिए, मैंने अभी ये जो 30 वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है, 30 आई है, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आई है, ये याद रखना। मैं वापस से सेकंड रो को लेके भी इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, देखना 30 ही आएगी, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि मैं कोई भी रो लूँ, कोई भी कॉलम लूँ, कॉलम भी लेके अभी बताऊंगा, वैल्यू हमेशा सेम मिलने वाली है। देखिए अब हम लोग सेकेंड रो लेके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड रो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0 1 एंड 5 दिखाई दे रहा है, 0 1 एंड 5 दिखाई दे रहा है। साइन कौन सा यूज करना है, माइनस प्लस माइनस, तो यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस। ठीक है, अब 0 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 0 से रिलेटेड रो को डिलीट करेंगे एंड इससे रिलेटेड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 2 -1 -1 3, 2 -1 -1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये जो 1 है इससे रिलेटेड रो को एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या मिलेगा, 1 -1 2 एंड 3। ठीक है, अब ये जो 5 है इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 5 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 2 -1, क्या मिलेगा, 1 2 2 एंड -1। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो 0 से मैं इसको, ये जो डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू आएगी तो कोई कांस्टेंट ही ना, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होना है। आप एक बात और समझ गए कि अगर किसी रो या कॉलम, देखो किसी भी रो या कॉलम को लेके मैं अगर इसकी वैल्यू फाइंड करूँ आएगी तो हमेशा सेम ही, तो जिसमें 0 होता है उस रो या कॉलम को लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि 0 हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं टिप्स दे रहा हूँ, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 3 1 हो जाएगा 3, माइनस 2 इंटू -1 होता है -2, और ये एक पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, +2, फिर -5 1 इंटू -1 -1 हो जाता है, फिर -2 2 सा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 + 2 हो गया 5, 5 1 5 हो गया, ये है -5 -1 -4 क्या हो जाएगा, -5 -5 इंटू -5 हो जाएगा +25। देखिए ऐड करेंगे 5 + 25 तो 30 होगा, तो वही तो आंसर आया, वही तो रिजल्ट मिला जो इससे पहले हमें मिला था। तो आप समझ गए ना, चाहे हम किसी भी रो या कॉलम को लेके करें रिजल्ट हमेशा सेम ही मिलने वाला है। कॉलम को भी लेके करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। मैं किसी एक कॉलम को लेके आपको बता देता हूं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा कॉलम हूं, थर्ड कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड कॉलम लेके मैं करता हूं। देखिए थर्ड कॉलम लेके करता हूं, क्या है थर्ड कॉलम में, A13 A23 A33, थर्ड कॉलम लेके वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी सेम ही रिजल्ट हमें मिलने वाला है। अब देखिए थर्ड कॉलम लेते हैं तो साइन क्या, प्लस माइनस प्लस यूज करने, तो प्लस आगे है ही, माइनस एंड प्लस। A13 लिखा है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इससे रिलेटेड रो यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करता हूँ, फर्स्ट रो को एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करता हूँ, तो आपको यही तो एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे A21 A22 A31 A32।
ठीक है, इसका डिटरमिनेंट आप लोग आगे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास A23 है, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को अगर हम लोग डिलीट कर दें तो हमें A11, A12, A31, A32 मिलने वाला है। तो लिखता हूं, देखिए A11, A12, A31, A32 मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से A33 लिखा हुआ है वहां पे, मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करता हूं तो आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेंगे, देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं A11, A12, A21, A22। ठीक है, फिर आगे क्या करना है ये आप समझ ही गए, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करके इसे मल्टीप्लाई करके जो भी आता है रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। इस एग्जांपल में भी आप यही काम करके खुद देख सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। चाहे कोई भी रो लेंगे, कोई भी कॉलम लेंगे, हमेशा रिजल्ट सेम मिलेगा। आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए एक और ट्रिक है, एक और मेथड है जिसको हम लोग सारस डायग्राम मेथड बोलते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को की वैल्यू फाइंड करने का एक और मेथड पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सारस डायग्राम मेथड। ठीक है, क्या है इस सारस डायग्राम मेथड में, कैसा डायग्राम होता है जिससे हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ, सारस डायग्राम मेथड सिर्फ 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में ही हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ये 3x3 ऑर्डर का आपके सामने एक डिटरमिनेंट है। हमें ये जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है इसको फिर से लिखना है एक बार। किस तरीके से लिखना है, देखो जितना इसमें गैप है, मतलब जो लिखा है ना, तो जितना इसमें मतलब जिस तरीके से ये मैंने यहाँ पे अरेंज किया उसी तरीके से उतने ही गैप से आपको आगे लिखना है। कैसे, देखिए A11, A21, A31 यहाँ लिखूंगा मैं, उतना ही मतलब गैप लूंगा, इसमें स्पेस में उतना ही गैप लूंगा। A11, A21, A31 फर्स्ट कॉलम को मैंने लिख दिया। सेकेंड कॉलम को भी लिखेंगे A12, A22 एंड A32। फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम को ही फिर से लिखना है, थर्ड कॉलम को नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको, अभी बात करते हैं। देखिए आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे ये लाइन जा रही है, आप देखिए, मतलब आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप A11, A22, A33 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर प्लस, अभी मैं लिख के बताऊंगा, ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको देखो मैंने कैसे शुरू किया, डायगोनल से स्टार्ट किया, इसका डायगोनल लिया है, लीडिंग डायगोनल लिया है, उसके बाद में यहाँ भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, आगे भी लेंगे। ठीक है, और आगे नहीं चलेंगे, आगे 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं इसलिए 3 एलिमेंट्स ये आ गए। अब ये जो मैंने ये एरो के ऐसे डायग्राम्स बनाए, इनका करना क्या है, देखिए हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना। देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इस लाइन पर जो आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई किया, जैसे A11, A22, A33 को मल्टीप्लाई किया, A11, A22, A33 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई करना है, A12, A23, A31। ठीक है, फिर प्लस इनको भी मल्टीप्लाई करना है, A13, A21, A32। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। अब जैसा मैंने ऐसे काम किया है ये, वैसे ही माइनस, आगे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ माइनस। फिर आपको क्या करना है, देखिए आपको एरो को इस तरीके से लेना जैसा मैं अभी ले रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने इस तरीके से एरो ले लिया, नीचे की तरफ, अब ऊपर की तरफ लेना है, ये वाला डायगोनल लूंगा। देखिए ये डायगोनल लेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इस डायगोनल को लेंगे, फिर इसको लेंगे। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। ठीक है, देखिए A31, A22, A13 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, A31, A22, A13 इसको लिया, फिर प्लस इनको भी लेते हैं, A32, A23 और ये क्या है, A11। फिर प्लस इनको भी लेना है, A33, A21, A12, A33,
A21 A12, बस ये हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में इन सबको भी, इनको मल्टीप्लाई प्लस दिस मल्टीप्लाई प्लस दिस मल्टीप्लाई, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो वही है जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग सारस डायग्राम मेथड बोलते हैं। ठीक है, इससे भी आप लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट की, बट ज़्यादा जो पॉपुलर मेथड है वो वही है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। ठीक है, वैसे आप लोगों को कोई भी मेथड अच्छा लग रहा है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा फास्ट मेथड ये नहीं है, इससे पहले वाला मेथड जो है वो अगर आप सीख जाएंगे तो उससे आप लोग ज़्यादा फास्ट कर पाएंगे, बट ये भी मेथड था इसलिए हमने ये डिस्कस कर लिया। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इसको मैं रब कर देता हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का मतलब एक डिटरमिनेंट लेते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे करके बताता हूँ। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, देखिए देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 -1 3 0 2 5 1 2। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। तो मैंने जैसा भी बताया, जो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम है उसी को फिर से लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम है 1 3 5, सेकंड कॉलम है 2 0 1। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को ही हमें वापस लिखना होता है। अब देखिए एरो डायग्राम बनाते हैं, कैसा बनेगा, ये लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, फिर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसको पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए 1 × 0 × 2 मल्टीप्लाई करके ही लिख दो, जितना बड़ा भी मेथड दिख रहा था उतना बड़ा है नहीं ये मेथड। 1 × 0 × 2 0 ही होगा, फिर प्लस 2 × 2 × 5, 2 × 2 4, 4 5 20, फिर प्लस है यहाँ पे -1 × 3 × 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिलने वाला है, और प्लस पहले से है और -3 आ रहा है, तो आप समझ गए यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा। प्लस इंटू माइनस ही होता है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस, अब हमें क्या लेना चाहिए, देखिए अब हमें इनको लेना चाहिए 5 0 एंड -1, 1 2 एंड 1, 2 3 एंड 2, इनको हमें लेना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, 5 × 0 × -1 0 ही मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस 1 × 2 × 1 2 ही मिलेगा, फिर प्लस 2 × 3 × 2, 2 3 6, 6 2 12। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 20 - 3 करते हैं, आपको मिल जाएगा 17। इधर भी देख लेते हैं, 2 + 12 ये हो जाएगा 14। 17 - 14 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है बाय सारस डायग्राम मेथड। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, अब आप लोग चाहे किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, चाहे 1/1 ऑर्डर का हो, चाहे 2/2 ऑर्डर का हो, चाहे 3/3 ऑर्डर का हो, आप लोग उसकी वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो उनसे थोड़े से अलग हों। देखिए ये आपके पास डिटरमिनेंट ही है एक, ठीक है, 2/2 ऑर्डर का, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ये जो आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो मैंने सिखा दिया है। अब देखिए कैसे करना है, आप जानते ही हैं कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देन माइनस इसको इससे, यही होता है 2/2 ऑर्डर का। तो क्या हो जाएगा, x² - x + 1, इसको मल्टीप्लाई करूंगा x + 1 से, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, देन माइनस ये दोनों यानी कि x + 1 x - 1 ये मल्टीप्लाई होंगे। अब 12th स्टैंडर्ड में है तो आपको यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहिए। एक एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कौन सा है बता देता हूँ, a³ - b³ का एक फॉर्मूला होता है, a - b a², सॉरी ये जो फॉर्मूला है ये a³ + b³ का फॉर्मूला है, a + b a² - ab + b²। a³ + b³ का ये फॉर्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। वैसे देखा जाए तो ये फॉर्मूला ही बन रहा है, फिर भी अगर फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं तो ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, है ना। तो देखिए क्या मिलेगा, a + b मीन्स x + 1, फिर a² - ab + b², x² - x + 1, यही फॉर्म बन रही है। और फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ मतलब x³ + 1³ होगा इसके अकॉर्डिंग।
एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब हो जाना चाहिए। 1 क्यूब 1 ही होता है, लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग चुका है, यहाँ भी लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों ही अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप ही ज़्यादा होगा और आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। बट आप 12th स्टैंडर्ड में तो ये आइडेंटिटीज आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो देखिए एक्स क्यूब, ये 1 का क्यूब 1 होता है, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1 स्क्वायर है 1 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है। तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है? मैट्रिक्स ए गिवन है, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जो गिवन है। आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। वैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ही काम में आ रही है जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले समझनी है, डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए क्या होता है, 3a का डिटरमिनेंट लेना है, यानी a तो आपके पास है, 3a क्या होना चाहिए? 3a। देखिए 3a यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करना है a से। a क्या है? एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं। डिटरमिनेंट तो तब होगा जब मैं यहाँ पे वर्टिकल 2 लाइंस लूंगा, ठीक है। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, याद रखें। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3, 3 0, 3 1 जा 3, 0 3 6 0 0 12, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें 3a का डिटरमिनेंट लेना है, मतलब मुझे इसका डिटरमिनेंट लेना है। तो क्या मिलेगा? ये है 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्सपेंड करके। मैंने आपको बताया था किसी भी रो या कॉलम को लेके आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, और आपने ये भी फील किया था कि जिस रो या कॉलम में जीरो होते हैं वो ज़्यादा आसानी से होता है। तो जीरो वाले रोज एंड कॉलम्स हमारे पास बहुत सारे हैं। मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। देखो मैं फर्स्ट कॉलम को लेके इसको एक्सपेंड करूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें 2 जीरोज हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम को लेके इसको एक्सपेंड करूँगा। फर्स्ट कॉलम को लेके करूँगा तो क्या है? 3 0 0, ऐसा ही करते हैं ना, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लिख दिया। फिर इनका साइन यूज करते हैं। फर्स्ट कॉलम के लिए क्या साइन बताया मैंने? प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस, वैसे तो जीरो है, जीरो पे तो साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी जो मेथड है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो 3 मैंने लिखा है, इस 3 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे। इस 3 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 6 0 12। इन जीरो के साथ जो भी मिलने वाला है मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही तो होंगे। एक्चुअली मुझे तो इस जीरो को भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए क्या होता है, क्या वैल्यू मुझे मिलेगी? 3 इंटू 12 होता है 36, है ना। डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। 3 इंटू 12 होता है 36, फिर माइनस 0 इंटू 6 हो जाएगा 0। क्लियर है ये? तो अब यहाँ पे तो 36 ही बचा है, तो 3 इंटू 36 हमें करना होगा। 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 108। 3 इंटू 36 हो जाएगा 108। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली? हमें डिटरमिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू मिली है 108, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की है। अब हम लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए राइट हैंड साइड क्या है? 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27, और यहां पे हम लोग ले लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए? 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसका हमने डिटरमिनेंट ले लिया। 27 को बाहर ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है अंदर, ठीक है। और वैसे भी डिटरमिनेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ये अभी आपने सीखा नहीं है, आगे बात करेंगे इसकी। तो यहाँ भी मैं फर्स्ट कॉलम को लेके ही एक्सपेंड कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट कॉलम को लेता हूँ तो 1 0 0 आएगा, ठीक है। साइन पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जैसा हमने यहाँ किया। अब इस 1 से रिलेटेड रो एंड कॉलम को डिलीट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा डिटरमिनेंट में? 1 2 0 एंड 4, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है। ये मैंने यहाँ जो ब्रैकेट बनाया ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये मैट्रिक्स नहीं है, याद रखें।
तो अब 27 ये क्या होगा, ये दोनों तो 0 हो गए, इससे तो कोई हमें मतलब नहीं है। अब ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 1 4 माइनस 0, 1 से भी मल्टीप्लाई होकर सेम ही रिजल्ट मिलेगा। अब 27 इंटू 4 आप लोग करके देख सकते हैं 108 ही मिलने वाला है। ये किसकी वैल्यू है, 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आप ध्यान से देखिए, हमें क्या मिलेगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें यही मिलेगा जो रिजल्ट हमें चाहिए। ये दोनों इक्वल है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये इक्वल है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। 3rd क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, ये 3x3 ऑर्डर का है और 3rd क्वेश्चन ऐसा ही है, वो 2x2 ऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स दिए हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको सिखा दिया तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, 6th क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, उसमें भी 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम लोग आगे 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट भी इसी तरह का आप लोग कर पाएंगे और 8th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें ये गिवन है, ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब भी x की वैल्यू डिटरमिनेंट में फाइंड करनी होती है तो हम लोग कंपेयर नहीं करते हैं जैसे मैट्रिक्स में करते थे। मैट्रिक्स की तरह कंपेयर नहीं किया करते, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके ही हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 1 ज़ा हो जाएगा 2, फिर माइनस 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा 20। ठीक है, इनको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2x² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। देखिए ये कितना है, -18 है। इस -24 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, +24 हो जाएगा, इधर है 2x²। ठीक है, यहाँ 2 - 20 हो गया -18, इस -24 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, +24 हो गया, उधर 2x² ही पड़ा है अभी। -18 + 24 हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x² इज इक्वल टू हो गया 3। तो x की वैल्यू हो सकती ±√3। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें कंपेयर नहीं करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। 7th का सेकंड पार्ट भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, इसी से रिलेटेड है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो भी अपना टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।